वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं गुणेश श्रीमाली और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है इनकम टैक्स। अभी तक हमने इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इनकम टैक्स में बहुत सारे टॉपिक आपको बता चुका हूं, जिसमें स्टार्टिंग की बात करता हूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स में किन किन को व्यक्ति माना है। उसके बाद मैंने उसके आय के स्रोत बताए थे। उसके बाद मैंने आपको पे स्केल के बारे में बताया था। पे स्केल के बाद मैंने आपको बताया लीव इनकेशमेंट के बारे में बताया था, अर्जित अवकाश के वेतन के बदले आपको पैसा मिलता वो वाली। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रेजुटी के बारे में, और पिछली जो क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको पेंशन के बारे में बताया था। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आज आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूं जो कि एक इनकम टैक्स का एक भाग होता है, और उस शब्द के बारे में आप लोगों ने काफी बार सुन रखा होगा। वो शब्द कौन सा है आप लोग देखें। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपने काफी बार सुना होगा क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है वो तो अपने को पता होना चाहिए। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है? कभी कभार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें क्या होता है, कोई प्रोडक्शन हो रहा होता है, प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, तो उसमें क्या होता है, उनको श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो श्रमिक की जब आवश्यकता होती है तो श्रमिक को ले लेते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है, प्रोडक्शन की एक लिमिट हो जाती है, एक सीमा तय हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, उन श्रमिकों को वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली ये होता है। मैं छोटे मजदूर की बात कर रहा हूँ, श्रमिकों की बात करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ। कुछ कंपनियां ऐसी होती है, मान लो कि उस कंपनियों को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, लॉस हो रहा है, तो उस एवज में भी क्या होगा, वो अपने श्रमिकों को, मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉई हैं, 10 कर्मचारी है, और वहां पे जरूरत है 5 लोगों की, तो 5 को वो क्या कर देगा, निकाल देगा। तो उस केस में भी क्या होता है कि वो श्रमिक को भी क्या होता है, नुकसान होता है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो सामने वाला जो नियोक्ता होता है उसको भी न किसी रूप में क्या होगा, नुकसान हो गया होगा। कैसे नुकसान होगा? मान लो यदि भविष्य में कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, उसको पता है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, और मान लो कि मैं उसको नुकसान में यहाँ से जॉब छोड़ने के लिए उसको बोल दूंगा, तो हो सकता है इन फ्यूचर में वापस मेरे पास नहीं आए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नियोक्ता जो होता है श्रमिक को नुकसान नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए वो बोलेगा आपकी सर्विस कितने साल की बची हुई है। क्योंकि तो बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है कि वो क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि इतने साल नौकरी करोगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। पिछली क्लास में मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जरूरी नहीं कि केवल सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुटी मिले या पेंशन मिले। कोई बड़ी कंपनी में कोई कर्मचारी होता है तो उनको भी क्या मिलता है, पेंशन की राशि मिलती है, उनको ग्रेजुटी की राशि मिलती है। तो वैसे क्या हो सकता है, किसी कंपनी में क्या हो रहा है, बड़ी कंपनी है, कोई कर्मचारी है, उसने वो काफी वर्षों से वहां क्या कर रहा है, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, वो वहां पे नौकरी कर रहा है, और उसकी समय जो उम्र की जो सीमा होती है वो कि 60 वर्ष तक यदि आप यहाँ पे नौकरी करते हो तो हम आपको पेंशन भी देंगे और साथ ही साथ ग्रेजुटी की राशि भी दे देंगे। ये तो बात होगी, पिछली क्लास की बात करता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति है, वो 50 साल का है, उसने किसी कंपनी के अंदर क्या कर रखी है, 15 साल की नौकरी कर ली है। 50 साल का 10 साल की सेवा अभी तक उसकी बाकी चल रही है, यानी वो 10 साल नौकरी करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी के मालिक के द्वारा या कंपनी के नियम के अनुसार उस व्यक्ति को जितने साल की उसकी नौकरी बाकी है उसके एवज में उसको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। उससे क्या होगा, उस श्रमिक को भी नुकसान नहीं होगा और उस कंपनी को भी ऐसा कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। तो आज हम उसी टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग सामने देख सकते हो कि मैंने एक छोटा सा जैसे कि मैं हमेशा पे एक चीज बोल रखा हूँ, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमको। इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स से बोलता है आपने आय अर्जित किए तो आपको उस पर आयकर चुकाना पड़ेगा, इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, हर एक चीज के लिए उसने टैक्स का ट्रीटमेंट फिक्स कर रखा है। वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आज मैं आपको क्लास में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है। क्षति का मतलब होता है नुकसान, और पूर्ति का मतलब होता है भरपाई। यानी यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो रही है। यानी इनकम टैक्स की बात करता हूं, इस टॉपिक के हिसाब से बात करता हूं, यदि किसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को किसी कारणवश नौकरी से निकाल दिया हो, या फिर कोई छटनी के कारणवश वो कर्मचारी को उस जॉब से उसको निकाल दिया हो, तो उस केस में नियोक्ता द्वारा, कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी को एक राशि प्रदान की जाती है जिसे कहा जाता है क्षतिपूर्ति की राशि। क्या कहते हैं हम उसको, क्षतिपूर्ति की राशि कहते हैं।
अब जैसे देख ले तो टैक्स का ट्रीटमेंट हम बात करते हैं, टैक्स के ट्रीटमेंट पे आते हैं, उसमें क्या बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि वैसे तो मैंने आपको हमेशा से बताता रहा हूँ, इनकम टैक्स की क्लास की जब से स्टार्ट हुई है तब से मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली है कि इनकम टैक्स में ये कहा जाता है जो राशि सबसे कम होगी वह कर मुक्त होगी। सबसे राशि क्या जो कम होती है वो क्या होती है, कर मुक्त होती है। तो यहाँ पे वो काम अपने को करना है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें लिख रखा है क्षतिपूर्ति की बात करते हैं तो उसका टैक्स जो ट्रीटमेंट आज मैं बताने वाला हूं उसमें क्या होगा, डेफिनेशन में आप लोगों को समझ में आ गई। नुकसान की हो रही भरपाई, नुकसान कब हो रहा है, जब उसको कर्मचारी को अपनी नौकरी से निकाला जा रहा है। आपने बहुत सारा बात सुना होगा। अभी की बात करता हूँ, वर्तमान समय की बात करता हूँ, कोरोना काल की बात करता हूँ। कोरोना काल के बाद क्या हो रहा है, हर एक कंपनी चाहे वो कोई भी उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, उनमें क्या हो रहा है जो कर्मचारी हो रहे हैं यदि क्षमता से ज्यादा कर्मचारी है तो उन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा और काफी बार ये अधिकतर जो छटनी की बारे में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा, फलाना कंपनी के कर्मचारियों को निकाल दिया गया। एयरलाइंस में आप लोगों ने सुना होगा, एयरलाइंस में काफी बार इस न्यूज़ चैनल में आती भी है और न्यूज़पेपर में भी आती है, उस एयरलाइंस में से कर्मचारियों को निकाल दिया गया। तब ऐसा नहीं उनको निकाल दिया कि उनको नुकसान हो रहा है, नुकसान तो हो गए होगा, लेकिन साथ में क्या होता है नुकसान की भरपाई होती है। किसके द्वारा, उस कंपनी के द्वारा भरपाई होती है। तो इनकम टैक्स में उस चीज को कैसे उसका टैक्स का ट्रीटमेंट करते हैं वो अपन देखते हैं आज। तो मैंने सबसे पहले क्या कर रखा है, एक टैक्स का ट्रीटमेंट करने वाले हम किसकी करने वाले हैं, कंपनसेशन की करने वाला, क्षतिपूर्ति की करने वाला है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से निम्न में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, कर मुक्त होगा, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूं। अब इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त राशि, यानी कि जब व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा रहा है और उस दरमियान उसको जो राशि प्राप्त होती है क्षतिपूर्ति के रूप में, उस राशि को आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर सर्विस इंटू 15 इंटू डेली एवरेज सैलरी। नंबर ऑफ सर्विस यानी उसने जो व्यक्ति जिसको निकाला गया है उसने उस कंपनी के अंदर कितने साल नौकरी की है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। आगे बात में फिर हम बढ़ते हैं इंटू 15 एज पर रूल्स, 15 है मतलब 15 से उसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, इंटू डेली एवरेज सैलरी। अब डेली एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है, इसको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा। डेली एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है, उसको की गणना कैसे की जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने ऊपर स्टार लगा रखा है। स्टार का मतलब यही होता है, मेरी क्लासों में जब भी मैं स्टार लगाऊंगा तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैंने जैसे स्टार लगाया उसकी आपको गणना करनी पड़ेगी, और गणना कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे बात में तक। फिर बात करते हैं और 5 लाख, ठीक है। इन तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी, जो राशि सबसे कम होगी वो तो हो जाएगी कर मुक्त, और बाकी की राशि यदि कोई होती है तो उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। आगे बात सुनिए कंप्लीट। अब मैंने जो स्टार लगा रखा है, स्टार में आप देखते हैं आगे की तरफ कैलकुलेशन ऑफ डेली एवरेज सैलरी, यानी कि जो हम डेली एवरेज सैलरी पीछे आप लोग देख सकते हो उस प्रोविजन के अंदर देख सकते हो कि इसमें मैंने स्टार लगा रखा था, उसकी गणना कैसे करते हैं, डेली एवरेज सैलरी की गणना कैसे करते हैं। तो इसके मैंने कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, उसको आपको फॉलो करना है। जैसा कि पहला पॉइंट बोलता है यदि किसी कर्मचारी को मासिक वेतन मिलता है, नॉर्मली आप लोगों को ध्यान होगा जो व्यक्ति जो कर्मचारी होता है उसको सैलरी जो मिलती है मंथली सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि उसको बात कर सकते हम पखवाड़े की सैलरी मिल जाए, 7 दिन की सैलरी मिल जाए, 15 दिन की सैलरी मिल जाए। वो नॉर्मली क्या होता है मजदूर जो लोग होते हैं उनको उस हिसाब से सैलरी मिलती है या उनको मजदूरी मिलती है। लेकिन हम बात करते हैं आम व्यक्ति की बात करते हैं तो उस केस में उनको सैलरी जो मिलती है मासिक मिलती है। तो यहाँ पे क्लियर लिख रखा है यदि किसी कर्मचारी को मासिक वेतन प्राप्त होता है तो उस दशा में क्या हो जाएगा, उस दशा में जब उसको छटनी हुई है, जब उसको नौकरी से निकाला गया है तो उसके 3 माह का अपन को करेंगे वेतन देखेंगे। जब उसको नौकरी से निकाला, नौकरी से जस्ट 3 महीने पहले उसको सैलरी क्या मिल रही थी, उन 3 महीने की सैलरी को आपको जोड़ना है और उसमें 3 माह के दिनों की संख्या को क्या करना है, भाग देना है। 3 महीने की संख्या को अपन को क्या देना, भाग देना, और उसके बाद जो राशि आती है वो उसकी क्या निकल जाएगी, डेली एवरेज सैलरी निकल जाएगी। दैनिक औसत वेतन पर डे की आपको सैलरी निकालनी। वापिस से इस लाइन को समझे, जिस दिन व्यक्ति की छटनी हो रही है, जिस दिन व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा रहा है उसके पूर्व के 3 महीनों की आपको सैलरी को जोड़ना है, बटावा भाग देना है। कितने भाग देना, 3 महीने की जो दिन हो रहे हैं उसको भाग देना है। अब दिन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, आपको ध्यान होगा किसी वर्ष फरवरी में 29 दिन भी होते हैं, बाकी नॉर्मली क्या होता है 28 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन हो रहे हैं, किसी महीने में 30 दिन हो रहे हैं। तो आपको क्या करना, दिनों की संख्या को आपको जोड़ना है, 3 महीने के जो दिन होंगे उसको संख्या को जोड़ना है और जो सैलरी आएगी उसमें उसका भाग देना है। तो अपनी क्या आ जाएगी, डेली एवरेज सैलरी आ जाएगी।
पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन हो गई अब कि आप लोगों की मैंने आपको बता ही दिया है। पहली कंडीशन आप लोग देख सकते हो जो मासिक वेतन मिल रहा है उसके आधार पे। पॉइंट नंबर टू ये क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को क्या मिलती हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया, साप्ताहिक मजदूरी मिल रही है। साप्ताहिक मजदूरी का मतलब क्या होता है, सोमवार से लगाकर रविवार तक उसने काम किया है, सोमवार से लगाकर उसने शनिवार तक काम किया, तो उसके बीच में उसको सैलरी तो मिली होगी, एक सप्ताह की उसको क्या मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो मजदूर लोग होते हैं उनको क्या होता है, या तो दैनिक मजदूरी मिलती है या फिर क्या मतलब साप्ताहिक मजदूरी उसको मिलती है। तो उसमें क्या होगा, जो सप्ताह भर उसने काम किया उसके बाद उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो तुरंत पूर्व के 4 सप्ताह का औसत ज्ञात किया जाएगा। आ रही बस में, जब उसकी छटनी हुई है उसके पूर्व के 4 सप्ताहों का अपन क्या करना है, औसत निकालना, उसके वेतन का निकालना है। तीसरे और लास्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, उस केस में क्या होता है, यदि किसी कर्मचारी को दैनिक वेतन मिलता है तो तुरंत पूर्व के 12 दिनों के वेतन का औसत ज्ञात करना। अब नॉर्मली क्या होता है, इसमें तो अपन बात करते हैं दैनिक वेतन मिल रहा है तो क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को 500 रुपये पर डे मिल रहा है, तो उस केस में क्या करना, आपको दैनिक वेतन सीधा पता लग जाएगा, आपको भाग देने की संख्या पता लग की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को क्या होता है, आज 500 रुपये मिला, कल 600 रुपये मिला, परसों 400 मिला, उस दिन उसके अगले दिन क्या मिला, 700 मिल गया, तो ऐसा कुछ कंडीशन हो रहा है, तो उस केस में सभी को जोड़ना है और उसमें किसका भाग दे देंगे अपन, 12 का भाग दे देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी डेली एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो इस चीज को फॉलो नहीं किया जा सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि दैनिक मजदूरी वाला कोई व्यक्ति है, दैनिक वेतन वाला जो व्यक्ति है उसको क्षतिपूर्ति की राशि नॉर्मली नहीं मिलती है। आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दैनिक के हिसाब से बात करते हैं, तो उनके ऊपर ये चीज लागू नहीं होती है। उससे ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं तो साप्ताहिक वेतन भी या साप्ताहिक मजदूरी भी मिलती नहीं है। ये मजदूर लोगों की बात है, मजदूर लोगों की दशा में हम बात करते हैं, क्षतिपूर्ति की राशि का जो बात करते हैं उसका कोई रोल ही नहीं बैठता है, कोई रोल नहीं बैठेगा। हम बात करते हैं इसकी, बात करते हैं जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है इस पार्ट का। क्यों कहलाएगा, क्षतिपूर्ति की राशि उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसको मासिक वेतन मिल रहा है। नॉर्मली से देखा जाए तो उसने नौकरी की हो, रेगुलर किसी जगह कंटिन्यू नौकरी की हो, फिर उसको निकाला जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्षतिपूर्ति की राशि मिल रही है। तो आपको नॉर्मली इस चीज को लाकर चलना है कि आपको इसकी कैलकुलेशन इजी पड़ती है, इसकी भी इजी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी गणना करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब उसकी छटनी होगी उसके पूर्व के 3 महीने का आपको वेतन निकालना है, और वेतन निकालने के बाद उसके अंदर दिनों की संख्या का, कितने, 3 महीनों की दिनों की संख्या का आपको भाग देना है। उसके बाद जो राशि आती है वो कहलाएगी डेली एवरेज सैलरी, और उसका उपयोग हम करेंगे पीछे जो अपना फॉर्मेट लिख रहा है उसके अंदर। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक की बात करते हैं। यहां तक आप लोगों को थ्योरी का पार्ट समझ में आ गया होगा। इनकम टैक्स में यदि इस चीज को समझ गया आप लोगों ने उसके अमेंडमेंट को समझ लिया, आपने उसके टैक्स के ट्रीटमेंट को समझ लिया, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है। इस टॉपिक का मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। नेक्स्ट उदाहरण देख सकते हो, एक मैंने छोटा सा उदाहरण लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे कि श्री घनश्याम जी हैं जो 1 मई 2007 को किसी भी कंपनी में हो सकता है, XYZ कंपनी कोई भी हो सकती है, उस कंपनी में 1 मई 2007 को लिपिक के, यानी बाबू जिसको बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं, लिपिक के पद पर नियुक्त हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई होगा आप लोगों को। उन्हें 15 जून 2019 को छटनी के कारण नौकरी से हटा दिया गया। कोई कारण हुआ कंपनी के अंदर, तो उनको क्या कर दिया, उस कंपनी से निकाल दिया गया, छटनी के कारण उनको नौकरी से वहां से हटा दिया। कब हटाया, 15 जून 2019 को। आगे बात समझ में तक। फिर क्या होता है, जब वो उसको नौकरी से निकालते हैं छटनी के कारण, तो उसको क्षतिपूर्ति के रूप में, नुकसान जो हो रहा है उसकी भरपाई के रूप में 1,80,000 रुपए कंपनी की ओर से उसको दिए जाते हैं। कंप्लीट है। फिर क्या होता है, छटनी के समय उसका जो वेतन था वो था 10,000 रुपए प्रति माह। कितना था, 10,000 रुपए प्रति माह उसको वेतन मिल रहा था। तो आपको करना क्या है, आपको करना है जो कर निर्धारण वर्ष है 2020-21, उसमें क्या करना है, आपको क्षतिपूर्ति के लिए आपको करना है कर योग्य एवं कर मुक्त राशि की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। आगे बात में आपको छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले जैसे मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको उस पर अटैक करना है, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना। अटैक का मतलब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको इसमें जो जो चीजें जरूरत है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगी। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को समझ भी लिया हमने, अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद आपको टैक्स का ट्रीटमेंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि
क्षतिपूर्ति की जो बात करते हैं, उसके टाइम पे आपको जो पैसा मिलता है उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास हो गया है। इस क्वेश्चन के आधार पर हम करने वाले इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको जैसे कि हमेशा बता रखा, सबसे पहले टैक्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे लिख दें और फिर इसकी कैलकुलेशन करें, तो उससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हो, उसमें मैंने आपको लिखा था whichever is less will be exempted, whichever is less will be exempted, यानी निम्न में से जो कम होगी वो क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। तो आप एक को आपको लिखना है whichever is less will be exempted, WEL, whichever is less will be exempted। तो पहला काम तो यह कर दिया, निम्न में से जो कम होने वाला है उस पर हम क्या लगा करेंगे, उसकी राशि पे कोई कर लगेगा नहीं, और बाकी की राशि कौन से हो जाएगी, कर योग्य राशि हो जाएगी। कंप्लीट है। अब सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो था उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, उस टैक्स ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या था। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि उसको राशि कितनी प्राप्त हुई है वो आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट मैंने जैसा कि आपको लिखाया था वो लिखाया था नंबर ऑफ ईयर सर्विस, उसने कितने साल नौकरी की वो आपको लिखना है, उसका मल्टीप्लाई करना है 15 से, इनटू फिर आपको करना है डेली एवरेज सैलरी को आपको निकालना पड़ेगा। वो जैसे कैसे निकालता है आपको पता हो गया, लग गया होगा कैसे उस चीज को निकाला जाता है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अपन उस पॉइंट में देखा था, वापस मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट था 15 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए, 5 लाख। तो इन तीनों में से जो सबसे राशि कम होगी उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना है, या फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो डिफरेंस का जो अमाउंट होगा उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो आपको इस चीज को समझना है कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये चीजें मैंने लिख दी है। अब क्या करें, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके सामने आपको रखना पड़ेगा मान, जैसे गणित में रखते थे कि मान रखते थे सामने, ध्यान होता आप लोगों को, तो वैसे इसके सामने मान रखना है। तो सबसे पहले जैसे कि पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको लिखना है एक्चुअल अमाउंट जिसको रिसीव कितना हो रहा है वो, उसको क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में कितनी राशि अर्जित हो रही है, प्राप्त हो रही है, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन में जैसे गिवन है कि जब वो छटनी हुई थी तो उस केस में क्षतिपूर्ति के रूप में उसको 1,80,000 रुपए प्राप्त हो रहे थे। कितना प्राप्त हो रहा था, 1,80,000 रुपए प्राप्त हो रहे थे। तो यहां पे आपको लिखना है 1,80,000। आगे बात में तक 1,80,000 प्राप्त हुआ, पहला काम तो ये हो गया। दूसरी की बात करते हैं, नंबर ऑफ ईयर सर्विस, उसने कितने साल नौकरी की वो आपको लिखना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, मैं क्वेश्चन की बात ही कर रहा हूं, तो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इस क्वेश्चन में आप लोग देखो कि उसने 1 मई 2007 को क्या हुआ, पोस्टिंग हुई, उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, और उसको छटने से निकाला कब था, 15 जून 2019 को। 15 दिन ऊपर के हटा दो आप लोग के लिए, आपको क्या करना है, तो 2007 से लगेगा 2019 तक उसने कितने साल नौकरी की वो आपको पता लगाना पड़ेगा। कितने साल नौकरी की उसने, देखा जाए तो साफ क्लियर दिख रहा है आपको, उसने 12 साल नौकरी की है। कितने साल नौकरी की उसने, 12 साल नौकरी की है। तो वापस आपको उस फॉर्मेट के अंदर आना है और फॉर्मेट के अंदर इसी का मान रख देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, देखो आप लोग, तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ईयर सर्विस 12 साल नौकरी की, तो मैंने 12 लिख दिया, इनटू 15 का 15। उसके बाद क्या करेंगे, 12 इंटू 15 इंटू डेली एवरेज सैलरी। आपको क्या निकालनी है, उसकी डेली एवरेज सैलरी निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, डेली एवरेज सैलरी निकालने का आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखना है कि उसको जो वेतन मिल रहा था वो कौन सा मिल रहा था, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, ये आपको ध्यान रखना। वैसे क्वेश्चन में इसने क्लियर बोल रखा है उसको प्रति माह मिल रहा था, यानी कि मासिक वेतन मिल रहा था। तो मासिक वेतन की दशा में हम देखते हैं तो नियम क्या बोलता है, यदि किसी कर्मचारी को मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है तो उस केस में जब वो रिटायरमेंट, जब उसकी छटनी हुई थी, छटनी से पूर्व के 3 महीने का आपको वेतन को जोड़ना है।
वेतन को जोड़ने के बाद उसमें दिनों की संख्या को, 3 महीने के दिनों की संख्या को भाग देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, डेली एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो हम किस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं तो कैसे क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा वर्किंग नोट हम तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखें हैं, मैं तैयार करता हूँ, इसका छोटा सा वर्किंग नोट तैयार करता हूँ। तो आप चाहें तो इसको मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट से क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा कि हमने जो कैलकुलेशन की है, किसकी कैलकुलेशन की है, हमने कैलकुलेशन की है डेली एवरेज सैलरी की। तो यहाँ मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेली एवरेज सैलरी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ और उसी को आपको फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब वो नौकरी से निकाला गया था तो उससे पूर्व के महीने निकालने हैं आपको। तो जून में निकाला था, 15 जून की बात, तो जून में निकाला, जून से पूर्व के 3 महीने, तो कौन कौन सा हो गया, पूर्व के 3 महीने कौन सा हो गया, मई, फिर क्या आता है अप्रैल, फिर मार्च, ये हो गया मार्च, हो गए 3 महीने। अब क्या करें, अब उसका सैलरी देखो, उसको सैलरी कितनी मिल रही थी इन 3 महीनों के अंदर, वैसे क्वेश्चन में क्लियर है, 10-10 हजार रुपये मिल रहे थे, यानी 10, 10 और 10, तो टोटल 3 महीने की इसकी सैलरी हो गई 30,000 रुपये। यहां तक बात पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब क्या करें, अब जैसा कि नियम बोलता है डेली एवरेज सैलरी में क्या होता है, पहले वेतन को जोड़ो, वेतन को मैंने जोड़ दिया, फिर क्या करना, उसके दिनों की संख्या को ज्ञात करो। तो इन 3 महीने जो अपने दिख रहे हैं उसमें तीनों की संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ डेज कितने क्या होते हैं वो आपको याद पता होना चाहिए। मैं बात करता हूँ, मई की बात करता हूँ, तो मई में 31 दिन होते हैं, 31 दिन ही होते हैं। फिर बात करते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो मैंने 30 लिख चुका हूं। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो मैंने 31 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करें, इनकी जोड़ करते हैं, इन सबको जोड़ा था, मेरे जो दिन आए वो कितने आ गए, 92 डेज आ गए। तो ये हो गया अपना डेज, ये हो गई सैलरी, और ये हो गया अपना मंथ। कंप्लीट यहां तक। अब क्या करना है, क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, अब करना है क्या, हमें बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसमें इसका भाग देना। भाग क्यों देना है, एज पर रूल्स। भाग देने के बाद जो अमाउंट आएगा वही अपना कहलाएगा डेली एवरेज सैलरी। फिर इसको यहाँ पे पुटअप करना है, इसको रखना है मान यहाँ पे। तो मैं बात करता हूँ, यदि मैं इसको 30,000 की बात करता हूँ, 30,000 में यदि मैं 92 का भाग दूंगा, तो 92 को भाग देने के बाद मेरी जो राशि आएगी वो कहलाएगी डेली एवरेज सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे यदि मैं गुणा भाग जो भी आपको करते हैं, तो उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यदि इसका कैलकुलेशन किया, 30,000 में यदि मैंने भाग दिया 92 का, तो मेरे आएगा क्या, आप भी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन करने के बाद उसकी जो राशि आती है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि इसकी राशि आ रही है 326.08, कैलकुलेट करके देखें आप लोग, 326.08 कैसा आया। मैंने 30,000 में 3 महीने का वेतन 30,000 आ गया, मैं 3 महीनों की दिनों का क्या कर दिया, मैंने भाग दे दिया। तो तीनों महीनों का जो दिन आ रहा है वो 92 आ रहा है, तो इसमें इसका भाग दे दिया, तो मेरी राशि कितनी आ गई, 326.08। अब उसी राशि को मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते अपन 326.08 हो गया, ये तो लिख दी राशि, यहाँ पे लिख दी। फिर इसके बाद क्या है, 5 लाख का 5 लाख है, ये 5 लाख का 5 लाख कंप्लीट यहाँ तक। अब क्या करना है, अब देखो आपको ये वाला काम तो क्लियर हो गया, ये वाले काम भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है, गुणा करना है, और जो राशि आती है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर आगे देखा जाएगा, जो राशि सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी, बाकी की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, यानी वो अमाउंट कौन सा होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, 12 को 15 से गुणा करा, 15 को गुणा किया, 326.08 से गुणा किया, तो उसके बाद जो राशि आएगी उसको लिखना है यहाँ पे, जो भी आ रहा है वो वाली, इसको गुणा भाग करते हैं अपन। तो उसके बाद जो इसका अमाउंट आता है वो होता है 58,694.4 यानी 40। कैलकुलेट करके देखें आप लोग, 12 को 15 से, और जो गुणा आया, जो भी आंसर आया उसको अपन गुणा किससे करते हैं, 326.08 से करते हैं। तो इसकी जो राशि आती है वो आती है 58,694.4।
कितना था 58,694.4। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि सबसे कम राशि कौन सी। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है। देखें आप, सबसे पहले कौन सी राशि आ रही है। सबसे कम राशि इसमें देखा जाए तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। सबसे कम राशि जो आ रही है मेरे को नजर आ रही है 1,80,000 भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं है। सबसे जो कम राशि वो कितनी है 58,694.40। तो जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कर मुक्त, कर मुक्त, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड तो वो अपने पास कितना आ चुका है 58,694 रुपए .40। देखो इनकम टैक्स में हर एक चीज को आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो और चाहो तो आप जैसा अमाउंट आ रहा है वैसे का वैसे लिख दो। तो अभी मैंने क्या करा, जैसे राशि आ रही है वैसी की वैसी मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर क्या करते हैं, अब जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा था कि इसमें आपको कर मुक्त राशि की गणना भी करनी है और आपको कर योग्य राशि की भी गणना भी करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बात करता हूं अब टैक्सेबल अमाउंट की, यानी कर योग्य राशि की बात करता हूं। कर योग्य राशि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट, इसका मैंने आपको एक तरीका भी बता रखा है, उसका सोल्व आउट कैसे करते हैं। ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना है, जो राशि हमें प्राप्त होती है, क्योंकि देखो आप लोगों को सबसे पहले कम देखना है, मतलब जो राशि प्राप्त कम हो रही है वही क्या होती है सबसे कम होती है। तो भी आपको इस चीज को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। कंप्लीट आंसर। तो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले हम लिख देंगे वास्तव में प्राप्त राशि। वास्तव में प्राप्त राशि, उसमें से क्या कर देंगे, उसमें से जो राशि कर मुक्त है उसको हम घटा देंगे। देखिए हम कैसे करना है उसको, माइनस कर मुक्त राशि, कर मुक्त राशि, यानी कि आपको अमाउंट निकालना है। तो वास्तव में जो राशि अपन को प्राप्त हुई है, वास्तव में जो राशि प्राप्त हुई है क्षतिपूर्ति के रूप में, वो प्राप्त हुई 1,80,000 रुपए। तो यहां मैंने लिख दिया 1,80,000 रुपए। आगे की बात समझे आप लोगों को। फिर उसमें से क्या करना है, उसमें से जो राशि अपनी कर मुक्त हुई उस राशि को घटाना है। तो कर मुक्त राशि कौन सी है, जो सबसे कम थी वो कर मुक्त राशि थी। सबसे कम कर मुक्त राशि कौन सी थी 58,694.40। तो यहां मैंने कर दिया 58,694.40। तो उसके बाद जो मेरी जो राशि आएगी वो कौन सी राशि हो जाएगी, कर मुक्त राशि कहलाएगी। आप लोग इसको देख सकते हो कि करोगी राशि को निकालने का तरीका क्या होता है। कर मुक्त या कर योग्य राशि को निकालने का जो तरीका होता है, वास्तव में प्राप्त राशि में से कर मुक्त राशि को घटा देना है। वास्तव में प्राप्त राशि ये, इसमें से इसको घटाया तो मेरे पास जो राशि आई है वो आई है 1,21,305.60 रुपए। ये राशि मेरे कौन सी हो गई है, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट यानी कि जो मिस्टर जो भी हैं घनश्याम जी हैं, उनको यदि क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप लोगों को इस चीज का कैलकुलेशन करनी है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपको टैक्स का जो ट्रीटमेंट है उस चीज को फॉलो करना है। फॉलो इसमें सबसे छोटा भाग ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट ही तो है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या नंबर ऑफ ईयर सर्विस इंटू 15 इंटू डेली एवरेज सैलरी। डेली एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। और 5 लाख, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हो जाएगा कर मुक्त और बाकी की राशि पे लग जाएगा टैक्स। मैंने क्वेश्चन को पूरा सोल्व आउट किया, उसके बाद मैंने सबसे कम देखा तो वो मेरे लिए कर मुक्त। फिर मैंने क्या निकाली, कर योग्य राशि निकाली। वो कैसे निकाली, उसके लिए मैंने इस सूत्र का उपयोग लिया। मैंने क्या लिया, जो हमेशा से लेता आ रहा हूं इनकम टैक्स में, क्या लेता हूं, जो राशि प्राप्त होती है, वास्तविक में जो राशि प्राप्त हो रही है उस राशि में से कर मुक्त राशि को यदि हम घटा देते हैं तो उसके बाद जो राशि बची हुई राशि होती है वो कहलाती है टैक्सेबल अमाउंट। तो मैंने क्या किया, वास्तव में राशि प्राप्त हुई 1,80, उसमें से कर मुक्त राशि को घटा दिया, तो जो राशि मेरे सामने आई है वो कौन सी राशि कहलाएगी, टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगी। यानी यदि वो व्यक्ति जो है 1,80,000 उसको क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसमें से माफ होने के बाद उस पर 1,21,305 रुपए पे उसको क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा।
कंप्लीट है तक। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने जो पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है। मैंने आज आपकी क्लास में आपको क्या बताया, कंपनसेशन के बारे में बताया था, क्षतिपूर्ति के बारे में बताया था। तो आपको हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये नहीं आपने सोचा कि नहीं मैं पहले क्वेश्चन करूं फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ूं, नोट, यह पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले, मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं तो सबसे पहले इनकम टैक्स में आपको टैक्स का ट्रीटमेंट और उसकी थ्योरी को समझना पड़ेगा। थ्योरी को समझने के बाद क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को समझने के बाद फिर क्या करना है, उसका टैक्स का ट्रीटमेंट करना है, जो कि आप लोग देख सकते हो। कंप्लीट है, इसकी प्रैक्टिस करें और बार बार इसको रिवाइज करें। धन्यवाद।